हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पृष्ठ रसायन भाग 21, जिसमें हम पढ़ेंगे रक्सी कोलॉइड के बारे में। रक्सी कोलॉइड को इंग्लिश में प्रोटेक्टिव कोलॉइड भी कहते हैं और कोलॉइड का रक्षण टॉपिक नाम से भी ये जाना जाता है। इसी टॉपिक में हम गोल्ड नंबर भी पढ़ेंगे। आई थिंक आपको गोल्ड नंबर की डेफिनेशन कभी याद नहीं होती होगी, लेकिन मैं ये गारंटी दे रही हूं कि रक्सी कोलॉइड भी आपको आज से अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो गोल्ड नंबर है, स्वर्ण संख्या, उसकी जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो आपको रटनी नहीं पड़ेगी, वो आपको समझ में आ जाएगी। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ एकदम बेसिक से, ठीक है। तो देखिए, रक्सी कोलॉइड के बारे में पढ़े हैं तो हम बेसिक से पढ़ेंगे। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाए थे द्रव स्नेही कोलॉइड, लायोफिलिक कोलॉइड और द्रव विरोधी कोलॉइड, लायोफोबिक कोलॉइड बताया था। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज प्लेलिस्ट में मैंने वो वीडियो डाली हुई है और मैं आई बटन पे भी वो वीडियो डाल दूंगी, प्लीज आप जरूर देखें। फिर भी यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। जिससे द्रव स्नेही कोलॉइड, लायोफिलिक कोलॉइड है, जिलेटिन, स्टार्च, एग एल्बुमिन, ये क्या है, और हीमोग्लोबिन, स्टार्च, डेक्स्ट्रिन, ये सभी क्या है, द्रव स्नेही कोलॉइड है, लायोफिलिक कोलॉइड है। और ये जो द्रव स्नेही कोलॉइड होते हैं, ये बहुत ज्यादा स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अगर ये स्थायी है, स्टेबल है, इनको मतलब कोई भी आसानी से चेंज नहीं कर सकता। तो अगर इसमें मैं विद्युत अपघट्य मिलाऊं तो इनका स्कंदन नहीं होता। इससे जस्ट पहली वाली वीडियो जो पृष्ठ रसायन भाग 19 थी, उसमें मैंने स्कंदन बताया था। स्कंदन में मैंने बताया था कि जो कोलॉइड होते हैं उनमें थोड़ा सा अगर हम विद्युत अपघट्य मिलाएं सूक्ष्म मात्रा में, तो वो क्या करते हैं, एकदम से क्या होता है, प्रेसिपिटेट अवक्षेपण बनाते हैं और किसी भी जिस पात्र में रखा है उसकी तले में बैठ जाते हैं। बताया था मैंने यहाँ बॉटम में, ठीक है। तो क्या होता है कि लेकिन क्योंकि ये द्रव स्नेही कोलॉइड, ये लायोफिलिक कोलॉइड बहुत ज्यादा स्थायी है, तो अगर इनमें विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो विद्युत अपघट्य मिलाने से इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इनका स्कंदन नहीं होता। मतलब ये जैसे थे, ठीक है, द्रव स्नेही कोलॉइड जैसे थे, घूम रहे थे, उसके पार्टिकल वो घूमते रहेंगे। वो क्या करेंगे, पात्र की निचली सतह पर नहीं बैठेंगे, मतलब उनका स्कंदन नहीं होगा विद्युत अपघट्य मिलाने में, तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्थायी होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं द्रव विरोधी कोलॉइड, जिसे हम कहते हैं लायोफोबिक कोलॉइड, ठीक है, जो क्या करते हैं, विलायक के साथ क्या करते हैं, विलायक से दूर भागते हैं, लायोफोबिक, ठीक है, विलायक से दूर भागते हैं, वो कोलॉइड लायोफोबिक कोलॉइड कहलाते हैं, द्रव विरोधी कोलॉइड कहते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूं, गोल्ड सॉल, एयू सॉल, गोल्ड सॉल, सिल्वर सॉल, प्लेटिनम सॉल, कॉपर सॉल, ये जितने भी धात्विक सॉल हैं, ये क्या होते हैं, क्योंकि ये विलायक के साथ प्रतिकर्षण शो करते हैं, मतलब विलायक के साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं, तो ये कैसे होते हैं, अस्थायी हो जाते हैं। जैसे द्रव स्नेही वाले द्रव के साथ स्नेह कर रहे थे तो स्थायी थे, ये द्रव का विरोध कर रहे हैं तो ये क्या होते हैं, अस्थायी, अनस्टेबल। अस्थाई मतलब ये जल्दी से चेंज हो जाएंगे, जल्दी से परिवर्तित हो जाएंगे, अस्थाई। तो होता क्या है, जब इनमें, क्योंकि ये पहले से ही अस्थाई हैं, जल्दी से परिवर्तित हो सकते हैं, तो जब इनमें विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है, ठीक है, विद्युत अपघट्य आपको पता है NaCl, KCl, ये जिन्हें प्लस माइनस में तोड़ सकते हैं विद्युत अपघट्य। तो जैसे इसमें विद्युत अपघट्य हम मिलाते हैं तो ये क्या करते हैं, विद्युत अपघट्य मिलाते ही क्या करते हैं, क्योंकि अस्थायी थे तो विद्युत अपघट्य मिलाने पर परिवर्तित हो जाते हैं और किसमें बदल जाते हैं, अवक्षेप में, और पात्र की निचली सतह में ये कण बैठ जाते हैं भारी होके। तो इस प्रक्रिया को आपको पता है स्कंदन कहते हैं। तो क्योंकि द्रव विरोधी कोलॉइड, लायोफोबिक कोलॉइड अस्थायी होते हैं, तो इनमें जब विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो ये क्या करते हैं, एकदम से क्या हो जाते हैं, इनका स्कंदन हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट बना लेते हैं और पात्र की निचली सतह पर इनके सभी कण नीचे बैठ जाते हैं। तो ऐसे द्रव विरोधी कोलॉइड क्योंकि आसानी से चेंज हो जा रहे हैं, जल्दी स्कंदित हो जा रहे हैं, तो हमें कुछ भी करके इनकी स्कंदन को रोकना है, इनको अवक्षेपित होने से रोकना है। और ये जो कोलॉइड है, द्रव विरोधी कोलॉइड, ये जितने भी धात्विक कोलॉइड है, इनको हमें लंबे समय तक सुरक्षित रखना है। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि ये लंबे समय तक सुरक्षित रहे। तो अब हम कुछ प्रक्रिया अपनाएंगे इनको सुरक्षित रखने की। तो देखिए, कुछ प्रैक्टिकल किए गए साइंटिस्ट द्वारा, ठीक है, उसमें जिक्स मॉन्डी एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया था, तो उसी के बेस पे हम बता रहे हैं। और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रयोग किया, प्रयोग करके उन्होंने ये देखा
कि उनको पता था कि द्रव स्नेही कोलॉइड बहुत ज्यादा स्थायी है, उसको कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता, लेकिन द्रव विरोधी कोलॉइड कैसा है, अस्थायी है, उसे कोई भी बदल दे रहा। अब हमें द्रव विरोधी कोलॉइड को कैसे भी करके सुरक्षित करना है कि वो स्कंदित ना हो, वो अवक्षेपित ना हो, वो पात्र की निचली सतह पर ना बैठे, बस वो घूमते रहे जैसे कोलाइडी अवस्था में। तो हमने क्या किया, हमें पता था कि द्रव स्नेही कोलॉइड बहुत ज्यादा स्थायी है, इसको कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता। तो किया क्या प्रयोग में, जो द्रव विरोधी कोलॉइड है उसमें क्या मिला दिया गया है, द्रव स्नेही कोलॉइड। ये जो द्रव विरोधी कोलॉइड अस्थाई है, इसमें बहुत ज्यादा स्थायी स्टेबल द्रव स्नेही कोलॉइड को मिला दिया। मिलाने के बाद जो विलयन बना, जो मिश्रण बना, ठीक है, मिलियन बना, उसमें फिर से उन्होंने विद्युत अपघट्टी मिलाने की कोशिश की। तो हमें पता था विद्युत अपघट्टी से तो द्रव विरोधी कोलॉइड स्कंदित हो जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही इन दोनों को मिलाने के बाद मैंने विद्युत अपघट्टी मिलाए स्कंदन करने के लिए, तो विद्युत अपघट्टी मिलाने के बाद भी वो द्रव विरोधी कोलॉइड क्या हुआ, स्कंदित नहीं हुआ। तो समझे, जब ये अकेला था द्रव विरोधी कोलॉइड तो विद्युत अपघट्टी मिलाते ही वो स्कंदित हो गया, लेकिन द्रव विरोधी कोलॉइड में मैंने थोड़ा सा द्रव स्नेही कोलॉइड भी मिला दिया जो कि बहुत ज्यादा स्थायी था। तो वो मिलाने के बाद जब मैंने विद्युत अपघट्टी दोबारा से मिलाया तो स्कंदित नहीं हुआ। तो इसका मतलब है ये जो द्रव स्नेही कोलॉइड है इसने कुछ ऐसा किया कि इसको बचा लिया, द्रव विरोधी कोलॉइड को स्कंदित होने से बचा लिया। तो हम क्या कह सकते हैं, कहीं ना कहीं ये जो द्रव स्नेही कोलॉइड है ये प्रोटेक्ट कर रहा है द्रव विरोधी कोलॉइड को, ये बचा रहा है, ये सुरक्षा कर रहा है द्रव विरोधी कोलॉइड की। तो इसी को कहते हैं, ये जो द्रव स्नेही कोलॉइड है ये इस द्रव विरोधी कोलॉइड को स्कंदित होने से बचा रहे हैं। तो इसलिए ये द्रव स्नेही कोलॉइड, ये सिपाही, ये क्या कहलाएगा, रक्षी कोलॉइड, रक्षा करने वाला कोलॉइड। तो डेफिनेशन देखते हैं, द्रव स्नेही कोलॉइड की उपस्थिति में, मतलब अगर आप द्रव स्नेही कोलॉइड मिला दें तो इससे क्या होता है, द्रव विरोधी कोलॉइड का विद्युत अपघट्य द्वारा स्कंदन रुक जाना रक्षण कहलाते हैं। मतलब द्रव विरोधी कोलॉइड का में जब विद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो आपको पता है वो स्कंदन हो जाता है, लेकिन अगर द्रव स्नेही कोलॉइड उपस्थित है तो उस समय द्रव विरोधी कोलॉइड का जो विद्युत अपघट्य द्वारा होने वाला स्कंदन है उसका रुक जाना, नहीं होना, स्कंदन का ना होना रक्षण कहलाता है, प्रोटेक्शन कहलाते हैं। और वो द्रव स्नेही कोलॉइड जो बचा रहे, इस द्रव विरोधी कोलॉइड की रक्षा कर रहा है, वो कहलाते हैं रक्षी कोलॉइड या फिर प्रोटेक्टिव कोलॉइड। आ गया होगा आपको समझ में अच्छे से। ऐसे समझिए जैसे कि इंडिया में, ठीक है, इंडिया में आतंकवादी सीधे क्या कर सकते हैं, इंडिया में हमला कर सकते हैं, ठीक है, इंडिया में सीधे सीधे हमला कर सकते हैं, लोगों को मार सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया, अपनी बाउंड्री में, अपने चारों ओर पूरी इंडिया की सभी बाउंड्री में क्या लगाए हैं, सिपाही लगाए हैं। वो सिपाही किसकी तरह काम कर रहे हैं, द्रव स्नेही कोलॉइड की तरह, रक्षी कोलॉइड की तरह काम कर रहे हैं। वो बचा रहे हैं इस विद्युत अपघट्य से। विद्युत अपघट्य कौन है, जो बाहर से आक्रमण कर रहे हैं, उससे बचा रहे किसे, इंडिया को, द्रव विरोधी कोलॉइड को, ऐसे समझिए। तो वो क्या होगा, जो हमारे प्रोटेक्शन कर रहे हैं वो कहलाएंगे रक्षी कोलॉइड, रक्षा करने वाले। तो रक्षी कोलॉइड की व्याख्या के लिए मैंने, ठीक है, कैसे होता है इसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, देखिएगा। रक्षी कोलॉइड में क्या होगा, ये द्रव विरोधी, देखिए क्या होगा, ये द्रव विरोधी कोलॉइड है। अब क्या हो रहा था, ठीक है, अभी ये सोचिए कि ये रेड कलर के पार्टिकल इसमें नहीं है, ये रक्षी कोलॉइड, सॉरी, ये द्रव विरोधी कोलॉइड है। इसमें विद्युत अपघट्य जैसे ही हम डाल रहे हैं वो विद्युत अपघट्य इसको क्या कर रहा है, द्रव विरोधी कोलॉइड को स्कंदित कर दे रहा है, ठीक है। तो ये अस्थाई है। अब मैं क्या करूं, अगर इस द्रव विरोधी कोलॉइड को ढक दूं चारों ओर से तो विद्युत अपघट्य डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाएगा। तब मैंने क्या किया, इस द्रव विरोधी कोलॉइड में थोड़ा सा मैंने मिला दिया द्रव स्नेही कोलॉइड। तो द्रव स्नेही कोलॉइड जैसे मिलाया, ये द्रव स्नेही कोलॉइड इस द्रव विरोधी कोलॉइड जो कि अस्थाई था इसको चारों ओर से घेर लेता है। क्योंकि द्रव स्नेही कोलॉइड स्थायी है तो स्थायी वाली परत, जो स्ट्रॉन्ग वाली परत है, वो क्या करेगी, चारों ओर से रक्षा कर रही है इस द्रव विरोधी कोलॉइड की। अब अगर आप बाहर से क्या डालेंगे, विद्युत अपघट्य डालेंगे तो विद्युत अपघट्य किस पे अटैक करेगा, इन रेड वाले पार्टिकल्स पे विद्युत अपघट्य अटैक करेगा द्रव स्नेही कोलॉइड पर। क्योंकि द्रव स्नेही कोलॉइड पर विद्युत अपघट्य का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए जो अंदर ये लेयर है द्रव विरोधी कोलॉइड की, ये भी सुरक्षा के रूप, मतलब क्या हो गए, सुरक्षित रहेगी। ये लिखा है, जब द्रव विरोधी सॉल में द्रव स्नेही सॉल मिलाया जाता है, सॉल कोलाइडी कण एक ही चीज है, तो क्या होता है, द्रव स्नेही सॉल के कण जो होते हैं वो द्रव विरोधी सॉल की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं, उसकी सतह पर चिपक जाते हैं। और ये जो द्रव स्नेही सॉल के लाल कलर के कण है, ये क्या करेंगे,
एक परत बना देते हैं इस द्रव विरोधी कोलॉइड के चारों ओर, और ये परत रक्षा करती है किससे? विद्युत अपघट्टी से, विद्युत अपघट्टी के अटैक करने से इसको बचाती है। तो जब तक विद्युत अपघट्टी यहां तक पहुंचेगा नहीं, इसका स्कंदन हो ही नहीं सकता है। और विद्युत अपघट्टी यहां अटैक करेगा रेड वाले पार्टिकल पर, द्रव स्नेही कोलॉइड के पार्टिकल पर, और द्रव स्नेही कोलॉइड के पार्टिकल पर विद्युत अपघट्टी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए इसका रक्षा हो गई इन द्रव स्नेही कोलॉइड रक्षी कोलॉइड से। तो इसमें शो किया हुआ है जब विद्युत अपघट्टी मिलाए जाते हैं, वही कहानी आगे की, जब उसमें विद्युत अपघट्टी मिला देते हैं तो विद्युत अपघट्य केवल द्रव स्नेही कोलॉइड के संपर्क में आ रहे हैं, क्योंकि द्रव स्नेही कोलॉइड ने चारों ओर से घेरा हुआ है ना विरोधी कोलॉइड को, तो विरोधी तो अंदर छुपा हुआ है, द्रव स्नेही कोलॉइड ही उसके कांटेक्ट में आता है विद्युत अपघट्टी के, और अधिक स्थायी होने के कारण द्रव स्नेही कोलॉइड को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका स्कंदन हो ही नहीं सकेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया ना आपको कि बस द्रव स्नेही कोलॉइड क्या कर रहा है, चारों ओर से एक रक्षात्मक आवरण बना रहा है। एक उदाहरण में दे रही हूं, गोल्ड सॉल जिसे हम कहते हैं द्रव विरोधी सॉल, सभी धातु सॉल द्रव विरोधी सॉल होते हैं, ये आसानी से स्कंदित हो सकते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा क्या मिला दूंगी, जिलेटिन। जिलेटिन एक द्रव स्नेही सॉल है, और इसकी द्रव स्नेही सॉल की जो सबसे ज्यादा स्थायी यही होता है जिलेटिन। ठीक है, तो जिलेटिन मिला दूंगी, द्रव स्नेही सॉल मिला दूंगी, तो क्या होगा, गोल्ड सॉल के चारों ओर एक लेयर बन जाएगी, एक रक्षात्मक लेयर बन जाएगी किसकी, जिलेटिन की। तो ये जिलेटिन, और उसके बाद क्या करेंगे, जब इसमें हमें NaCl विद्युत अपघट्टी मिलाएंगे तो क्या होगा, गोल्ड सॉल स्कंदित नहीं हो पाएगा, क्योंकि NaCl अटैक करेगा केवल जिलेटिन पे, और जो अंदर गोल्ड सॉल है वो सुरक्षित रहेगा, इसलिए गोल्ड सॉल का स्कंदन नहीं होगा। इसलिए कौन, गोल्ड सॉल की सुरक्षा कौन कर रहा है, ये जिलेटिन, तो जिलेटिन क्या हो जाएगा, रक्षी कोलॉइड। आ गया होगा आपको समझ में। अब देखिए बच्चों क्या होता है, जितने भी सॉल है, ठीक है, जितने भी द्रव स्नेही सॉल है जो कि रक्षी कोलॉइड का काम कर रहे हैं, जो रक्षा कर रहे हैं, तो उनकी पावर किस द्रव स्नेही सॉल की पावर ज्यादा है रक्षा करने की, किसी द्रव स्नेही सॉल की रक्षा करने की पावर कम होगी, तो मतलब सबकी अलग अलग पावर होगी, तो किसकी ज्यादा है किसकी कम है, इसको डिसाइड करने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिग्मोंडी, ठीक है, जिग्मोंडी लिखा रहता है इंग्लिश में, जिग्मोंडी। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले गोल्ड नंबर स्वर्ण संख्या का प्रयोग किया। स्वर्ण संख्या क्या बताती है, द्रव स्नेही कोलॉइड की रक्षा करने की एक पावर बताती है कि कौन ज्यादा रक्षा कर सकता है, कौन सा द्रव स्नेही कोलॉइड कम रक्षा कर सकता है। ठीक है, तो पेपर में ये बहुत बार आता है कि स्वर्ण संख्या क्या है, डिफाइन करो, और बच्चों में मैंने देखा है कि इसकी डेफिनेशन याद नहीं होती, तो आज मैं ऐसी डेफिनेशन बताऊंगी कि आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, एक 10 ml स्वर्ण सॉल लेना है, गोल्ड सॉल लेना है, AU गोल्ड का सॉल लेना है आपने, कोलाइडी विलियन, ठीक है, लेकिन कितना लेना है, 10 ml, ध्यान से देखिए, ठीक है, 10 ml गोल्ड सॉल लेना है, स्वर्ण सॉल लेना है। अब इसके अलावा आपको क्या लेना है, जो ध्यान रखना है, 10% NaCl विलियन। अब 10% NaCl विलियन कैसे बनता है, देखिए, तो ये मैंने वैसे विद्युत रसायन नहीं, सॉरी, विलियन सॉल्यूशन वाले चैप्टर में बनाना सिखाया है, जब मैंने मोल संकल्पना और सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां हैं। फिर भी मैंने बताया था 10% NaCl विलियन का निर्माण कैसे करेंगे, 10% W/W NaCl का विलियन, आप जरूर देख लीजिए, मैं वो प्लेलिस्ट भी ऐड कर दूंगी आई बटन पे। तो 10% W/W का मतलब होता है 10 ग्राम NaCl का आपने क्या करना है, टोटल 100 ग्राम जलीय विलियन बनाने हैं, ठीक है। तो टोटल 100 ग्राम नमक का जलीय विलयन कैसे बनेगा, 10% का मतलब आपको 10 ग्राम को NaCl लेना है, और बचा कितना, टोटल 100 बनाने हैं, 100 ग्राम विलयन बनाने हैं, तो 10 तो हो गया NaCl, तो बचा कितना, 90 ग्राम जल। तो 10 ग्राम NaCl लेंगे और 90 ग्राम आप जल लेंगे, तो इन दोनों को मिलाएंगे, तो जो बनेगा वो कहलाएगा 100 ग्राम विलयन बनेगा, किसका, 10% NaCl विलयन का निर्माण होगा। तो अब आपको समझ में आ गया, तो अब हम बात करते हैं। तो 10% हमने NaCl बना के रख लिया है, अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए, इस 10% NaCl विलयन में से केवल 1 ml आपने उठाना है, और यहां 10 ml स्वर्ण सॉल में डाल देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, यहां से ये जो 10% NaCl विलयन बनाया था, इसमें से
1 ml आप क्या करेंगे, इस स्वर्ण सॉल में डालेंगे, जो 10 ml मैंने लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, स्वर्ण सॉल स्कंदित हो जाएगा। स्कंदित मतलब ये जितने भी सोने के पार्टिकल हैं, स्वर्ण सॉल के कण हैं, ये आपस में नजदीक नजदीक आके भारी कण बना लेते हैं और पात्र की निचली सतह में बैठ जाते हैं। इसको स्कंदन या अवक्षेपण कहते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, स्वर्ण संख्या क्या होती है, तो स्वर्ण संख्या को आप ध्यान से सुनना। देखिए वो कंडीशन मैंने बताई थी, अगर 1 ml मिलाओगे तो स्कंदन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ध्यान से, वही कंडीशन है, 10% NaCl विलयन लिया है और 10 ml स्वर्ण सोल लिया है। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिए। 10 ml स्वर्ण सोल में जब हम 10% NaCl विलयन में से केवल 1 ml मिलाते हैं, तो आपको पता है 1 ml जब 10% NaCl विलयन में से 1 ml आप उठा के 10 ml स्वर्ण सॉल में डालते हैं तो उसका स्कंदन हो जाता है। लेकिन मुझे कुछ भी करके इस स्कंदन को रोकना है। मैं चाहती हूं कि ये सोने के पार्टिकल आपस में जुड़ के नीचे तले में ना बैठे, बस घूमते रहे जैसे घूम रहे हैं, तो मतलब इनका स्कंदन रोकना है। तो स्कंदन रोकने के लिए मैं कितने मिलीग्राम में कितनी मात्रा इसकी, आपको पता है द्रव स्नेही कोलॉइड मिलाऊंगी तो इसका स्कंदन रुक जाएगा। ठीक है, ये NaCl इस पे अटैक नहीं कर पाएगा। तो द्रव स्नेही कोलॉइड की, जिसे हम रक्षी कोलॉइड भी कह रहे हैं, इसकी मैं मिलीग्राम में कितना लेना है, मिलीग्राम में मैं कितनी मात्रा मिलाऊं कि इसका स्कंदन होने से रुक जाए। क्या बोला, 10% NaCl विलयन में से 1 ml आपने मिलाया है 10 ml स्वर्ण सोल में। अब मैं कितनी रक्षी कोलॉइड की मिलीग्राम में कितनी मात्रा मिलाऊं कि इसका स्कंदन होने से रुक जाए, तो उसे कहेंगे, जितनी भी मात्रा आप मिलाएंगे मिलीग्राम में वही मात्रा हमारी कहलाएगी स्वर्ण संख्या। आ गया समझ में? तो डेफिनेशन दी है, रक्षी कोलॉइड की मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा, रक्षी कोलॉइड की मिलीग्राम में वह कम से कम मात्रा जो 10 ml स्वर्ण सोल के स्कंदन को रोकने में तब सहायक होती है जब इस स्वर्ण सोल में क्या हो, 10% NaCl विलयन का 1 ml मिलाया जाता है। क्या, रक्षी कोलॉइड की मिलीग्राम में वह कम से कम मात्रा जो 10 ml स्वर्ण सोल के स्कंदन को तब रोकती है, स्कंदन को तब रोकती है जब उसमें 10% NaCl विलयन में से 1 ml मिलाया जाता है। तो इसे कहते हैं हम स्वर्ण संख्या। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से मैंने इस तरीके से डिफाइन किया कि आप कोई भी चीज 10% NaCl क्या है या कैसे है। डायग्रामेटिक इसलिए बताया क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी मैं डायग्रामेटिक पढ़ाती हूं तो डेफिनेशन फिर याद करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है, जरूरी नहीं है कि आपको भी लगे, लेकिन आप जरूर बताएं कि आपको वीडियो देखते देखते याद हुई या नहीं हुई। मुझे लगता है कि आपको याद हो जानी चाहिए। तो देखिए अब क्या है, कुछ रक्षी कोलॉइड है, कुछ द्रव स्नेही कोलॉइड है जिनकी स्वर्ण संख्याएं दी हुई हैं, तो मैं आपको बता दे रही हूं। ठीक है, देखिए देखना बुक टू बुक ये वैल्यू में थोड़ा बहुत डिफरेंस है बच्चों। तो आप प्लीज ये ना कहें इस बुक में ये लिखा था उस बुक में। मेरे पास जो बुक्स हैं उसमें, मेरे पास 4-5 जो भी बुक्स है सब में थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज थी, मैंने किसी एक बुक का लिखा है तो वो चलेगा। ठीक है, बस ये होगा, ऐसा नहीं कि जैसे जिलेटिन का कम दिया है स्वर्ण संख्या तो उसका मान सबसे मैक्सिमम कर देंगे, ये नहीं होगा। होगा उसी तरीके से। जिलेटिन एक रक्षी कोलॉइड है, एक द्रव स्नेही कोलॉइड है और इसकी स्वर्ण संख्या का मान ये होता है 0.005 से 0.01 के बीच। ऐसे सभी के दिए। केसीन दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन आप जानते हैं। एग एल्बुमिन अंडे में पाई जाने वाला एल्बुमिन। डेक्स्ट्रिन है, इसके अलावा स्टार्च है। तो आपको दिखाई दे रहा है इन सभी में जिलेटिन की स्वर्ण संख्या का मान सबसे कम और स्टार्च की स्वर्ण संख्या का मान सबसे ज्यादा। किसी किसी में 25 से 50 भी लिखा है स्टार्च के स्वर्ण संख्या का मान। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, स्वर्ण संख्या का मान सबसे कम इसका है, तो स्वर्ण संख्या का मान जितना कम होगा इसका मतलब वो उतनी जल्दी, उतनी कम मात्रा हमने ली जिलेटिन की कि उसने स्कंदन रोक दिया। मतलब कम से कम केवल 0.005 मिलीग्राम मैंने क्या लिया, द्रव स्नेही कोलॉइड कौन सा लिया, जिलेटिन मिलाया तो उसका स्कंदन रुक गया। और यहां क्या हो रहा है, स्टार्च का कितना 20 से 25 ग्राम में मिला रही हूं तब जाके उसका स्कंदन रुक रहा है। तो पावरफुल कौन होगा,
ये होगा जिलेटिन, क्योंकि देखिए बहुत कम मात्रा मिलाई तब भी उसका स्कंदन रुक गया, तो हम कहेंगे जिलेटिन की स्वर्ण संख्या का मान जो है इसमें दिखाई दे रहा है, सबसे ज्यादा स्वर्ण संख्या का मान सबसे कम है, लेकिन रक्षा ये सबसे स्ट्रॉन्ग करेगा। तो हम कहेंगे स्वर्ण संख्या और रक्षण में कैसा रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, स्वर्ण संख्या का मान जितना कम, मतलब जितनी कम मात्रा आप ले रहे हैं, ठीक है, जिलेटिन की बहुत कम मात्रा है, देखिए उतनी जल्दी वो स्कंदित कर रहे हैं, लेकिन सबकी अलग अलग होती है, ठीक है, पावर। तो इस जिलेटिन की रक्षण की क्षमता सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, और स्टार्च की रक्षण की क्षमता इन सभी में सबसे कम होगी। तो इसमें सब कुछ मैंने लिखा ही है। इसके अलावा देखिए जो प्रैक्टिकल जब किया जाते हैं तो स्वर्ण के कोलाइडी विलयन का स्कंदन को कैसे चेक किया जाता है, लेबोरेटरी में जब किया जाता है तो स्कंदन को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, लाल से नीला रंग हो जाता है। स्वर्ण के कोलाइडी विलयन में जो स्कंदन होता है उसको रंग परिवर्तन से ज्ञात किया जाता है, वो लाल से नीला हो जाता है, तो हम कहेंगे इसका स्कंदन हो गया। और लाल से नीले होने में मतलब लाल जो स्वर्ण सोल है उसको नीले होने से हमें बचाना है। तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपको पढ़ाया है स्वर्ण संख्या, प्रोटेक्टिव कोलॉइड, रक्सी कोलॉइड और बहुत से डायग्राम और एग्जांपल्स। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हों। और वीडियो प्लीज अगर आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। और आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।